तो ऑन अकाउंट वर्कर्स कौन होते हैं? स्वयं खाता श्रमिक वे हैं जिन्होंने मजदूरों को काम पर रखकर अपना उद्यम चलाया है। और PLFS आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार अवैतनिक पारिवारिक श्रम स्वनियोजित श्रेणी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने सुबह मॉर्निंग में बात की थी और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है, आते हैं, आएंगे, सिलेबस का पार्ट है। तो ऑन अकाउंट वर्कर्स आर दोज हु रन देयर enterprise by hiring laborers according to periodic labor force survey. Unpaid family labor comes under the self employed category. पूछा गया है कि इनमें से जो ये दो स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन से हैं जो करेक्ट हैं आपके। तो इसका जो जवाब है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशंस आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज में मिलेगी। इसमें इनकी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आपको ये आइडिया लगेगा कि हमने जो पढ़ाई की है 10 जुलाई वाले एग्जाम के लिए उसमें कौन से टॉपिक हैं जो हमारे छूट तो नहीं गए। ठीक है नहीं, क्योंकि हम हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं और पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कामयाब होने के लिए ये पता होना चाहिए। तो आपको काफी वक्त मिल गया मेरी बातों के बीच में देखने के लिए इसका जवाब। तो आप कोशिश जरूर जरूर करिएगा खुद से भी, क्योंकि आपकी एग्जाम में कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है, मुश्किल से 20, 25, 30 दिन बचे हैं आपके। तो इसका जवाब है आपका बी। तो पहला इसमें इनकरेक्ट है और दूसरा आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है आपका LFPR पर। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी अधिक है। उत्पादक आयु वर्ग प्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए महिला श्रम बल भागीदार में तो LFPR क्या होता है? ठीक है, 2011-12 की तुलना में 20-21 में गिरावट देखी गई है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, इसको जरूर आपने ध्यान रखना है। इसको आदत बनाओ आप सर्किल करने की, कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, जिससे कि आपको भूल ना लगे। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में भी देख देता हूँ। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR फॉर प्रोडक्टिव एज ग्रुप हैज शोन ए डिक्लाइन 2020-21 कंपेयर्ड टू 2011-12 लेवल्स। और कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके इनकरेक्ट हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 की बात है। तो ये दोनों के दोनों ही आपके जो है इनकरेक्ट हैं आपके, मतलब दोनों के दोनों सही हैं। मतलब सही का मतलब ये है कि इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है। तो दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जवाब जो होगा कि ना तो पहला ही गलत है ना ही दूसरा गलत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है इस तरीके से, तो आपने ध्यान रखना है। अगला आपका है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रमुख कोर योजनाओं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में से एक है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। आजकल सवाल ऐसे पूछे जाने लगे हैं, मंत्रालय या कोई डिपार्टमेंट या आयोग कौन किसके अंडर में है। पूछा गया है कि कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है। और ये इंग्लिश वर्जन है इसका। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज वन अमॉन्ग द कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। और PMEGP स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KYIC फंक्शनिंग एज नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो इसका जो ऑप्शन है आपका, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात है। तो जो पहला वाला है, ठीक है, तो वो इसमें इनकरेक्ट है। दूसरा वाला आपका करेक्ट है, यानी कि इसका बी जवाब होगा। एक्सप्लेनेशन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेगी। और क्योंकि ये टेस्ट मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, और कालानुक्रमिक क्रम में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में समितियाँ, ठीक है, कुछ कमेटीज बनी है और उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अरेंज फॉलोइंग कमेटी विद रेस्पेक्ट टू पावर्टी एलिविएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने बताना है पहली कमेटी कौन सी आई थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। तो ये सारी कमेटीज का ऑर्डर बता पूछा गया है, जिसमें इन्होंने एक ऑर्डर दे दिए हैं चार, कि सबसे पहले कौन सी बनी थी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद फिर कौन सी आई है।
तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका जो जवाब है आपका वो डी है। ठीक है, वाई के अलग पहले ही है, उसके बाद आपकी लकड़वाला है, फिर सुरेश तेंदुलकर है, उसके बाद आपकी एस सी सक्सेना है, और फिर आपकी सी रंगराजन है। तो इसका डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये है। बाकी डिटेल हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। ये मनरेगा के ऊपर सवाल है। बहुत दिनों से मनरेगा पर सवाल ही नहीं आया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मनरेगा विशेष श्रेणी के श्रमिकों के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है नहीं, तो मनरेगा पर बहुत दिनों से सवाल नहीं पूछा गया है। इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिव्यांग और आदिम जनजातीय समूह, विशेष परिस्थितियों में महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक, HIV पॉजिटिव व्यक्ति। तो कौन से सही हैं? ठीक है, और जो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कम्स अंडर मनरेगा स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो जवाब है आपका वो 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों हैं आपके। ठीक है, डी जवाब है। तो इसका जवाब आपका डी है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, आपने तैयार करना है, और काफ़ी दिनों से मनरेगा पूछा भी नहीं गया है। और अगला सवाल है, ये भी आपका मनरेगा के ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि मनरेगा इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। तो काम के लिए आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिए जाने पर दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना पड़ता है। और मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता। दो ऑप्शन है, पूछा गया है कौन से सही हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन। तो जो पहला वाला है आपका ये तो करेक्ट है। ठीक है ना, तो ए जवाब है इसका, दूसरा वाला गलत है आपका। तो ए ऑप्शन आएगा। और इंग्लिश में भी है यहाँ पर। तो डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैज टू बी पेड इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गिवन विद इन 15 डेज एप्लीकेशन ऑफ फॉर वर्क। जॉब कार्ड ऑफ द मनरेगा वर्कर्स कैन नॉट बी कैंसिल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो ये स्टेटमेंट गलत गलत है आपका। गिनी कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट, लॉ फॉर कर्व, ठीक है, और फिलिप्स कर्व, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। तो ये 19 है आपका। और इसमें पूछा गया है गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक के संबंध में कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू गिनी कोफिशिएंट। तो यह आय वितरण की एक माप है तथा लॉरेंज वक्र से लिया गया है। एक अमीर देश और गरीब देश का समान गिनी गुणांक हो सकता है, और गिनी गुणांक में शून्य और एक पूर्ण समानता को व्यक्त करता है। तो कौन सा सही है? ठीक है, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इट इज मेजर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज डेराइव्ड फ्रॉम लॉरेंस कर्व। बिल्कुल सही बात है। ए रिच कंट्री हैड ए पुअर कंट्री कैन हैव द सेम गिनी कोफिशिएंट, ये भी हो सकता है। और गिनी कोफिशिएंट ऑफ जीरो एक्सप्रेस परफेक्ट इक्वलिटी। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। इसका डी जवाब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको हमारे टेस्टों में मिल जाएगी। गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण पर चर्चा कीजिए। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रंगराजन कमेटी। तो कमेटी ऑन पावर्टी, पावर्टी पर अब तक आपने देखा मैं 3 सवाल पढ़ चुका हूँ। मनरेगा पर 2 सवाल मैं आपसे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये सब आप पढ़ते हो, लेकिन जब सवाल हमारे सामने आता है बिना प्रैक्टिस के हम करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। तो जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं SCS एग्ज़ाम के लिए, आप उसको प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बनाएं। ठीक है ना, खर्चे आपने बहुत किए होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, आखिरी वक्त में क्वेश्चन देखने की ज़रूरत होती है। तो इसने पोषण के मानक स्तरों को प्राप्त करने के लिए ICMR मानदंडों के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन, वसा की औसत आवश्यकताओं की गणना की है। और रंगराजन समिति ग्रामीण और शहरी गरीबी की अलग अलग गणना करने में तेंदुलकर समिति पद्धति को अपना रही है। तो 2 कमेटियों के नाम यहाँ पर आए हैं, एक तो सी रंगराजन और एक तेंदुलकर, और 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। यानी कि जो कमेटी या गरीबी के ऊपर हिंदुस्तान में बनी है उस पर सवाल आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको आइडिया मैंने दे दिया। तो इसका जवाब आपका ए है। एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में मिलेगी। अगला है आपका कोब वेब थ्योरी। ठीक है, कोब वेब थ्योरी, पहले इस तरीके के सवाल SCS में आते थे। आपने आप 2014 वाला पेपर देखिए। ठीक है, 13-14 वाला था, मुझे ध्यान में आ रहा, तो वहाँ पर आए हैं। तो कोब वेब थ्योरी का विचार है कि मूल्य में उतार चढ़ाव से आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो बढ़ती
और गिरती कीमतों के चक्र का कारण बनता है। और श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई संकलित किया गया है। तो कोबवेब थ्योरी इज द आइडिया और दैट प्राइस फ्लक्चुएशंस कैन बी लीड फ्लक्चुएशंस इन सप्लाई विद which cause a cycle of rising and falling prices. CPI for industrial workers is compiled by Labor Bureau. तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना, यहाँ से भी गलतियां होती है। अगर आप करेक्ट को इनकरेक्ट कर और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ गए तो भी आप अपने सवाल के जवाब तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है ना। तो इसमें जो है दोनों, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। तो दोनों ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? डी आएगा, यानी कि गलत कोई सा भी नहीं है। ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है। तो उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। थोक मूल्य सूचकांक के ऊपर है, WPI के ऊपर। फ्यूल एंड पावर ग्रुप हैज द हाईएस्ट वेटेज व्हाइल कैलकुलेटिंग वेब होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते समय ईंधन और विद्युत का भारांश सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो आपको पता होगा WPI के अंदर आपके करीब 697 कॉमोडिटीज हैं और ज़्यादा शेयर मेरे ख्याल से तीसरे नंबर का शेयर होता है, ना कि पहले नंबर का, ये ईंधन फ्यूल वगैरह का। तो ये गलत होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा होते हैं आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। और ये WPI का ना, ये महंगाई को दर्शाता है। उसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कृषि मजदूरों के लिए CPI संकलित किया गया है। तो CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इज कंपाइल्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है आपके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं करेक्ट बताने। ठीक है, करेक्ट बताने। तो पहला तो गलत ही है, मैंने बताया था अभी कि इनका परसेंटेज जो है ये हाईएस्ट नहीं है आपका। ठीक है, हाईएस्ट नहीं है। और ये आपका CSO वाला भी नहीं है। ठीक है, अब NSO आ गया है आपका, तो इसका जवाब है आपका डी। डी जवाब है आपका, दोनों गलत है। चलिए, तो इसको आपने देखना है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के ऊपर है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है। और अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मुद्रास्फीति सामाजिक लक्ष्यों सोशल गोल्स की परवाह किए बिना धन का पुनर्वितरण करती है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, पूछा गया है कौन सा सही है। 23। तो इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीजेस द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। और अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी लीड्स टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद नो रिगार्ड टू सोशल गोल्स। आपके करेक्ट पूछा गया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा आपका सही है। ठीक है, बी है इसका जवाब। एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी। और उसके बाद है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। और 6% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 15 अगस्त 2016 से 21 की अवधि के लिए लक्ष्य है। तो इसके जो है क्वेश्चन नंबर 24। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। तो मैंने जल्दी से पढ़ दिया, एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगी आपकी। चलिए, तो अगला सवाल भी आपका CPI ग्रामीण के ऊपर है। ठीक है, तो CPI और WPI इसका मतलब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो आजकल CPI का इस्तेमाल किया जा रहा है ये जो इन्फ्लेशन है उसको जांचने के लिए। ठीक है, तो 2014 से किया जा रहा है। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर मैं इसका जवाब बता देता हूँ। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। ठीक है, तो इनको आप कर लो और उसके बाद फिर मैं फिर दोबारा से आपसे मिलूंगा जल्दी। और बाकी अगर एक साथ आप ऑल टेस्ट हमारे मंगाना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है 10 जुलाई में। और कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन को टारगेट आपने करना है। तो कहीं ऐसा ना हो आप मेहनत ही करते रह जाओ और बहुत सारी चीज़ें हमारे जब हम पढ़ रहे होते हैं ना हमसे छूट जाती हैं। तो हमें एक्सपर्ट सपोर्ट की, कोच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि
कुछ ऐसा ना हो कि जो हमने पढ़ा ना हो।